Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth online education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last video, we have discussed about two important wars. First of all, we have discussed about Battle of Plassey, and second, we have discussed about Battle of Buxar. And in the last lecture, we have also discussed about the result of Battle of Plassey and Battle of Buxar. So what is the result of Battle of Plassey? The result was company got freehold over 24 परगनास. बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट क्या था? कंपनी को 24 परगनास पे फ्री होल्ड मिल गया था. Then in the last lecture we have also discussed about the result of Battle of Buxar, and the result was company got दीवानी rights over Bengal, Bihar and Odisha. कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स मीन्स टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पीपल. आप सभी जिसको भी दीवानी राइट्स मिलते हैं ये पीपल से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, और ये राइट्स मिल गए थे ब्रिटिश पीपल को. So the result of Battle of Buxar was company got Diwani rights over Bengal, Bihar and Odisha. And in the last video we have discussed about this all the point. And today's our main topic is expansion of British rule in India. So let's get start the topic. So let's start our main topic. So first of all, the English government passed a regulating act in 1773 AD. इंग्लिश गवर्नमेंट ने बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक नया आइडिया सोचा कि हम एक रेगुलेटिंग एक्ट पास करेंगे, और ये रेगुलेटिंग एक्ट आपको डेट याद रखनी है, 1773 AD में इंग्लिश गवर्नमेंट ने पास किया था. देन according to which the governor of Bengal was made the governor general, and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control. ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट ये कहता है कि गवर्नर है बंगाल का, ये बन जाएगा गवर्नर जनरल, एंड गवर्नर जनरल के ऊपर ये सभी एक्टिविटी कंट्रोल होगी. मींस गवर्नर जनरल ट्रेड एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है कंपनी की, ये सभी एक्टिविटी को डायरेक्ट कंट्रोल करेगा. सो दिस इज अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट 1773. वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ये एक्ट क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट which the governor of Bengal was made the governor general, and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control. Then the Mumbai Madras governor and his council were brought under him. देन हम बात करें ये एक्ट और क्या कहता है कि मुंबई एंड मद्रास जो ट्रेड सेंटर थे यहाँ भी गवर्नर थे, और उसकी काउंसिल भी थी. काउंसिल मीन्स 4 to 5 मेंबर इकट्ठा होते, कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते, उसको हम कहते हैं काउंसिल. तो मुंबई मद्रास के जो गवर्नर थे और उसकी काउंसिल थी, ये भी गवर्नर जनरल के अंडर आएगा. सो दिस इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 AD. इसमें क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल बन गया. देन सभी ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी उसके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई. एंड थर्ड पॉइंट, मुंबई मद्रास के जो गवर्नर थे और उसकी काउंसिल थी, ये सभी उसके अंडर में आ गए थे. Thus Warren Hastings became the first governor general of India. इसी के कारण ये एक्ट के मुताबिक वॉरेन हेस्टिंग हमारे इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था. ये आपको याद रखना है. मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है कि वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. देन ड्यूरिंग हिज टेन्यूर द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकेंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज वेज्ड. हम बात करें कि उसके टेन्यूर में, उसके कार्यकाल की बात करें तो फर्स्ट मराठा वॉर एंड सेकेंड मैसूर वॉर. मैसूर वॉर हैदर अली के साथ लड़ी गई थी. सो ये दो एक्टिविटी हुई थी उसके टेन्यूर के अंडर में. यहाँ पर मैसूर वॉर का मेंशन किया है. हमने लास्ट में देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी
दोनों के बीच में भी 3 मैसूर वॉर हुई थी और उसमें फ्रेंच हार गए थे। और ये मैसूर वॉर और हम अभी देख रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट है। आ, यहाँ पर मैसूर वॉर लिखा है, बट अगर हम उसका गुजराती में देखें तो जो इंग्लिश पीपल और फ्रेंच पीपल के बीच में जो मैसूर वॉर थी उसको हम कहते हैं कर्नाटका वॉर। और मैसूर वॉर की बात करें तो हैदर अली देन उसका बेटा टीपू सुल्तान, ये दोनों इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वॉर करते हैं, इसको हम कहते हैं मैसूर वॉर। सो ये आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। देन द प्रॉब्लम्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड because it had to face both the power simultaneously। सो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट मराठा वॉर एंड सेकेंड मैसूर वॉर, ब्रिटिश पीपल क्या कर रहे थे, मराठा के साथ भी थोड़े प्रॉब्लम में थे। देन मैसूर मीन्स जो कर्नाटका वाला रीजन है, ये सभी पीपल के साथ भी प्रॉब्लम में थे, दोनों को एक साथ फेस कर रहे थे। सो कंपनी काफ़ी एक प्रॉब्लम में थी कि दोनों का सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है। सो दिस इज अबाउट द टेन्योर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। हमने देखा वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड आपको ये भी याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एडी के मुताबिक वॉरेन हेस्टिंग हमारे इंडिया का गवर्नर जनरल बना था। ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना होगा। Then Cornwallis took over as Governor General after Warren Hastings. So Cornwallis became second Governor General of India after Warren Hastings. Then, during the tenure of Cornwallis, the Third Mysore War took place with Tipu Sultan, then famously known as Tiger of Mysore। सो कॉर्नवालिस के टेन्यूर की बात करें, उसके टेन्यूर के दौरान थर्ड मैसूर वॉर हुई थी। टीपू सुल्तान एंड कॉर्नवालिस दोनों के बीच में थर्ड मैसूर वॉर हुई थी। एंड आपको ये भी याद रखना है कि टीपू सुल्तान फेमसली नॉन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, उसको मैसूर का शेर बोला जाता था। सो ये भी आपको याद रखना है। देन the company had to join hands with the Marathas and the Nizam to defeat the Tipu Sultan। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक ट्रेचरी घड़ी, ट्रेचरी के मुताबिक मराठास के साथ हाथ मिला लिया एंड निज़ाम जो हैदराबाद रीजन के जो निज़ाम है उसके साथ हाथ मिला लिया। सो ये एक यूनाइटेड आर्मी हो गई, कंपनी, मराठास एंड निज़ाम, और सामने था टीपू सुल्तान। सो ये जो यूनाइटेड आर्मी थी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और टीपू सुल्तान थोड़े वीक थे क्योंकि वो अकेले लड़ रहे थे। सो द रिजल्ट ऑफ थर्ड मैसूर वॉर इज टीपू सुल्तान डिफीट इन द वॉर। Then, Tipu could not win against the combined forces and had to accept the treaty। मैंने आपको बताया टीपू सुल्तान ये कंबाइन फोर्स के सामने जीतना उसको काफ़ी मुश्किल था। सो टीपू सुल्तान ने एक ट्रीटी साइन की थी क्योंकि ये यूनाइटेड आर्मी, ये कंबाइन फोर्स को हराना काफ़ी डिफिकल्ट था। सो दिस इज अबाउट टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस। हमने पहले देखा टेन्योर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, उसके टेन्योर में फर्स्ट मराठा वॉर एंड सेकेंड मैसूर वॉर हुई थी। एंड टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस की बात करें, उसके टेन्योर में थर्ड मैसूर वॉर हुई थी। सो हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एडी, ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट ये कहता है कि बंगाल का जो गवर्नर है ये पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बनेगा। देन हमने देखा कि गवर्नर जनरल के अंडर में सभी ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी कंट्रोल में थी। मुंबई मद्रास के गवर्नर थे और उसकी काउंसिल थी, ये सभी गवर्नर जनरल के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए थे। देन हमने देखा कि द वॉरेन हेस्टिंग became the first governor general of India, and during his tenure the first Maratha war and the second Mysore war with Hyder Ali of Mysore was waged। देन हमने देखा कि कॉर्नवालिस के टाइम में भी थर्ड मैसूर वॉर हुई थी विद द टीपू सुल्तान, एंड टीपू सुल्तान फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ थर्ड मैसूर वॉर? रिजल्ट इज
Tipu could not win against combined force and had to accept the treaty. So this is about the Regulating Act 1773 AD, and this is about the tenure of first Governor General of India and second Governor General of India. Then let's see about terms and conditions of subsidiary alliance system. So first point is the army trained by the East India Company government will be provided to the state that accept the system. फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो भी स्टेट जो भी रीजन ये सिस्टम को एक्सेप्ट करता है तो ये स्टेट और ये रीजन को ईस्ट इंडिया कंपनी एक आर्मी प्रोवाइड करेगा. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ subsidiary alliance system. Then, after Cornwallis, Sir John Shore became the Governor General. कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर को नया गवर्नर जनरल बनाया गया. Then, due to some rigid policies adopted by him, the East India Company's fame declined and the Marathas became stronger. जॉन शोर काफ़ी रिजिड पॉलिसी में मानते थे. ये ऐसा सोच रहे थे कि हम इंडिया में आए हैं, हम इंडिया के साथ ट्रेड भी करेंगे और इंडिया का डेवलपमेंट भी करेंगे. बट कंपनी ऐसा मान रही थी कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मनी अपने कंट्री में ट्रांसफ़र करना है. सो जॉन शोर उसने काफ़ी रिजिड पॉलिसी को एडॉप्ट किया एंड उसके इसी से क्या हुआ कि द ईस्ट इंडिया कंपनीज फेम डिक्लाइन एंड मराठास बिकेम स्ट्रॉन्गर. सो कंपनी थोड़ी डिक्लाइन हो गई, कंपनी थोड़ी वीक हो गई और मराठास ये टाइम के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए थे. सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु केम आफ्टर जॉन शोर got the responsibility of making the company supreme in India. So जॉन शोर का टेन्योर लंबे समय तक चलने वाला नहीं था क्योंकि वह काफ़ी रिजिड पॉलिसी में मान रहे थे. सो उसके बाद एक गवर्नर जनरल आया वेलेस्ली और वेलेस्ली ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम कंपनी को सुप्रीम लेवल तक पहुंचाएंगे इन द इंडिया. सुप्रीम लेवल मीन्स बेस्ट मीन्स उसका ही रूल होना चाहिए, ये जो कहे ऐसा ही हमारे इंडिया में होना चाहिए. सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली who came after John Shore got the responsibility of making the company supreme in India. For this, Wellesley introduced the subsidiary alliance system and the conditions of the system and the states adopted under this are follows. So हम बात करें कि वेलेस्ली ने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और इसकी कंडीशन क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं. बट आपको ये याद रखना है कि वेलेस्ली गवर्नर जनरल इसने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था. देन सेकेंड कंडीशन इज इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम will provide for the army or give away provinces with equivalent income to the Britishers. सेकेंड कंडीशन ये है कि कंपनी ने आर्मी प्रोवाइड की है टू द स्टेट और उसके बदले में जो भी स्टेट जिसने ये सिस्टम को एक्सेप्ट किया है ये स्टेट उस ईस्ट इंडिया कंपनी को या तो प्रोविंस प्रोवाइड करे या फिर उसके इक्विवेलेंट इनकम ब्रिटिशर्स को दे. सो दिस इज द सेकेंड कंडीशन कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट के पीपल के लिए एक आर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड उसके बदले में स्टेट उसको एक प्रोविंस देगा या फिर उसके इक्विवेलेंट इनकम ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा. देन थर्ड कंडीशन, विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विथ अदर स्टेट. थर्ड कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी का कि विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के परमिशन के बिना स्टेट किसी दूसरे रीजन के साथ वॉर भी डिक्लेयर नहीं कर सकता या फिर कोई दूसरे स्टेट के साथ कोई ट्रीटी मीन्स संधि भी साइन नहीं कर सकता. तो यहाँ पर हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी का कि सभी
जो कंट्रोल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है कि उसकी परमिशन के बिना हम किसी स्टेट के साथ वॉर भी डिक्लेयर नहीं कर सकते और दूसरे स्टेट के साथ कोई ट्रीटी भी साइन नहीं कर सकते। देन फोर्थ कंडीशन, देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली में एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होगा। देन अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट। फिफ्थ कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई अदर फॉरेनर, हमने देखा कि पोर्टुगीज, डच, डैनिश, इंग्लिश पीपल एंड फ्रेंच पीपल हमारे इंडिया में आए थे और उसका प्रेजेंस हमारे इंडिया में था। सो इसीलिए कोई अदर फॉरेनर स्टेट में एम्प्लॉय होना नहीं चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। सो दिस इज अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, और इससे हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि हम देख सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी डिफिकल्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट को आर्मी प्रोवाइड करेगा और आर्मी के बदले में स्टेट उसको एक प्रोविंस देगा या फिर इसके इक्विवेलेंट इनकम ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। देन हमने देखा कि विदाउट परमिशन स्टेट कोई वॉर भी डिक्लेयर नहीं कर सकता या फिर अदर स्टेट के साथ ट्रीटी भी साइन नहीं कर सकता। देन स्टेट असेंबली में एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है। देन फिफ्थ कंडीशन की अदर फॉरेनर को स्टेट में एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी है। सो दिस इज अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, एंड सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था वेलेस्ली ने, तो ये भी आपको याद रखना है। देन हम बात करें कि द स्टेट्स एंड रूलर्स हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। कौन कौन से ऐसे स्टेट थे जिसने ये सिस्टम को एक्सेप्ट किया था, कौन कौन से ऐसे रूलर्स थे जिसने ये सिस्टम को एक्सेप्ट किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रूलर्स की बात करें तो निज़ाम, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले एंड होलकर, ये ऐसे रूलर्स थे जिसने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था। देन स्टेट्स की बात करें तो मैसूर, अवध, ये दो ऐसे स्टेट थे जिसने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था। मीन्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे रूलर्स थे, वो इंग्लिश पीपल में बिलीव करते थे। मीन्स वो ऐसा मानते थे कि इंग्लिश पीपल हमारे इंडिया के लिए काफ़ी यूजफुल है, इंग्लिश पीपल के साथ हमारा ट्रेड होगा सो हमारा कंट्री भी आगे आएगा, ये सभी ऐसा मानते थे। स्पेशली निज़ाम, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर, ये सभी रूलर्स ऐसा मानते थे कि ब्रिटिशर्स मीन्स इंग्लिश पीपल हमारे इंडिया के लिए काफ़ी यूजफुल पीपल है, इसीलिए ये सभी रूलर्स ने इस सिस्टम को अपनाया था। देन इन दिस पिक्चर वी कैन सी वेलेस्ली एंड सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, कि वेलेस्ली ने किस तरीके से इस सिस्टम को हैंडल किया था। हमारे काफ़ी बड़े बड़े रूलर्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर्स इस सिस्टम के शिकंजे में आ गए थे और बाद में ये अफसोस कर रहे थे, पछता रहे थे कि ये सिस्टम को हमने क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमने देखा कि सभी कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, कि कोई स्टेट के साथ हम वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते, कोई स्टेट के साथ हम ट्रीटी साइन नहीं कर सकते। देन आर्मी होगी, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी होगी। देन स्टेट असेंबली में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। अदर फॉरेनर को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते अपने स्टेट में। तो हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम काफ़ी पॉइजन के रूप में साबित हुई। यहाँ पर एक सेंटेंस है, दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन। शुरुआत में हमें ये सिस्टम काफ़ी अच्छी लगेगी, बट ये एक स्वीट पॉइजन है। सो दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम, वेलेस्ली annexed many provinces and expanded the rule of the East India Company। ये सिस्टम एक स्वीट पॉइजन की तरह थी फॉर आवर इंडियन रूलर्स। देन हम बात करें कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद वेलेस्ली ने काफ़ी सारे प्रोविंस, काफ़ी सारे
रीजन को अपने साथ मिला लिया था, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिला लिया था। देन गवर्नर जनरल वेलेस्ली आस्क्ड टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच ही रिफ्यूज। वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को भी पूछा था, उसको भी बताया था कि आप हमारे सिस्टम को एक्सेप्ट करो, बट टीपू सुल्तान काफ़ी ब्रेव इंसान था, अ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी उसकी, तो उसने ये सिस्टम को रिफ्यूज़ किया था। देन फॉर डिक्लाइनिंग द अलायंस सिस्टम द कंपनी विथ सपोर्ट फ्रॉम निज़ाम attacked Mysore in 1799, and during this Fourth Mysore War, Tipu lost his life while fighting against the British. Then टीपू सुल्तान का केस काफ़ी डिफिकल्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि टीपू सुल्तान काफ़ी एक ब्रेव किंग था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी उसकी। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने निज़ाम के साथ हाथ मिला लिया और निज़ाम के सपोर्ट के बाद फोर्थ मैसूर वॉर डिक्लेयर की। और व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फोर्थ मैसूर वॉर? रिजल्ट था कि टीपू लॉस्ट हिज लाइफ। जब भी वॉर चल रही थी, तो फाइटिंग के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। और इसके बाद टीपू सुल्तान का जो रीजन था उसको कंपनी ने अपने रूल में मिला दिया था। अब तक हमने देखा, वी हैव डिस्कस अबाउट सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल आगे बढ़ता गया, काफ़ी सारे प्रोविंस, काफ़ी सारे रीजन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साथ मिला लिया था। स्पेशली टीपू सुल्तान का जो रीजन था मैसूर, उसको भी फोर्थ मैसूर वॉर के बाद अपने कंट्रोल में ला लिया था। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। Then let's see about some other Governor General of East India Company. So after Wellesley, Hastings came to India as Governor General. वेलेस्ली के बाद हेस्टिंग्स हमारे इंडिया में आया और गवर्नर जनरल बना। As we discussed in the starting of lecture, वॉरेन हेस्टिंग्स became first Governor General of India, and यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हेस्टिंग्स came to India as a Governor General। मैं आपको एक क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि वॉरेन हेस्टिंग और यहाँ पर जो हेस्टिंग मेंशन किया है, दोनों डिफरेंट पीपल है। यू मस्ट रिमेंबर कि वॉरेन हेस्टिंग थे, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, और यहाँ पर जो हेस्टिंग है ये डिफरेंट है। देन he waged a war with Nepal and made the Gurkhas to join the army. हेस्टिंग्स ने अपने टेन्यूर में नेपाल के साथ वॉर डिक्लेयर की थी, और इस वॉर के रिजल्ट में जो नेपाल के गुरखा पीपल थे उसको अपनी आर्मी में मिला लिया था। देन हेस्टिंग्स fought a battle with the Pindaras and took control over them. Then नॉर्थ इंडिया में स्पेशली पिंडारास पीपल काफ़ी थे, तो उसके साथ भी हेस्टिंग्स ने वॉर डिक्लेयर की और उस पर भी कंट्रोल पा लिया था। देन विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रेमेसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टाब्लिश्ड। थर्ड मराठा वॉर के बाद पूरे इंडिया में कंपनी की सुप्रेमेसी हो गई थी। सुप्रेमेसी मीन्स कंट्रोल हो गया था कि वो पूरे इंडिया में फर्स्ट है, कंपनी जो कहेगी यही पूरे इंडिया में लागू होगा, इसको हम कहेंगे सुप्रेमेसी। देन इन कंपैरिजन टू द अदर गवर्नर जनरल्स, विलियम बेंटिंग इज नोन एज अ लिबरल गवर्नर जनरल। हम कंपैरिजन करें कि गवर्नर जनरल जितने भी हमारे इंडिया में आए, उसमें विलियम बेंटिंग को हम लिबरल गवर्नर जनरल से जानते हैं, क्योंकि विलियम बेंटिंग की पॉलिसी काफ़ी लिबरल थी। अदर गवर्नर जनरल हमारे इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे, हमारे इंडिया में से ज़्यादा मनी को अपने कंट्री में ट्रांसफ़र करना चाहते थे, बट विलियम बेंटिंग ऐसा मानता था कि ट्रेड करे, मनी ट्रांसफ़र करे, कोई बात नहीं, बट हमें इंडियन पीपल को तंग नहीं करना, उसको परेशान नहीं करना, इसीलिए हम उसको लिबरल गवर्नर जनरल से जानते हैं। देन बेंटिंग बिलीव दैट द dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor generals
could not bring about any unity. Then Bentinck believed that the dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor generals could not bring about any unity. So बेंटिंक ऐसा बिलीव करता था कि हम ट्रेड करें, हमारे इंडिया को ये सभी लूट रहे थे, कोई बात नहीं, बट पीपल में डिससेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू द इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नर जनरल। सो उससे क्या होगा, ऐसा ना हो जाए कि इंडियन पीपल एक साथ यूनाइट हो जाए और हमें ही बाहर निकाल दे। मीन्स बेंटिंग ऐसा बिलीव करता था कि कोई ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि डिफरेंट रूलर्स है, डिफरेंट स्टेट है, ये यूनाइट होके हमें ही ना हरा दे, हमारा जो ट्रेड चल रहा है उसको ही नुकसान ना हो। देन सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डीड। सो उसके वर्क के दौरान, उसके टेन्योर के दौरान उसने काफ़ी liberally work किया with the people. Then in the last, Dalhousie came to India as Governor General in 1848. He was a fierce imperialist. Dalhousie adopted the policy of annexion for the expansion of the company and British imperialism in India. देन लास्ट की बात करें, डेलाउसी हमारे इंडिया में आया और गवर्नर जनरल बना इन 1848। उसका नेचर इम्पेरियलिस्ट था, मीन्स उसको इंडिया में रूल करना था, अपना जो एरिया है, अपना रूल है, उसको एक्सपांड करना था। सो डेलाउसी ने भी एक पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ एनेक्शन। मीन्स क्या करना है कि कंपनी का एक्सपेंशन बढ़ाना है। देन ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म है, उसको भी बढ़ावा देना है, ऐसा मानता था डेलाउसी। सो डेलाउसी की जो पॉलिसी ऑफ एनेक्शन है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की बात करें तो हमने एक्सपांशन ऑफ द कंपनीज रूल, कैसे प्रोग्रेस किया कंपनी ने हमारे इंडिया में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। So I hope you understood very well about all the points, all the topic. Once again I repeat all the points. So first of all, we have discussed about the Regulating Act 1773. According to the Regulating Act 1773, the Governor General, Governor of Bengal was made the Governor General of India, and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control. And according to Regulating Act 1773 AD, the Mumbai and Madras Governor and his council were brought under him. Then, according to Regulating Act 1773 AD, the Warren Hastings became the first Governor General of India, and during his tenure, the first Maratha War and second Mysore War took place. And then we have also discussed about the tenure of Cornwallis. So Cornwallis took over Governor General after Warren Hastings, and during the tenure of Cornwallis, the third Mysore war took place with Tipu Sultan. And you must remember, Tipu Sultan famously known as the Tiger of Mysore. Then the company had to join hands with the Marathas and the Nizam to defeat the Tipu Sultan, and last Tipu could not win against the combined forces and had to accept the treaty. So this is the tenure of Cornwallis. Then we have also discussed about some other Governor General like John Shore became the Governor General, and due to some rigid policies adopted by him, the East India Company's fame declined and Marathas became stronger. And so Governor General Wellesley, who came after John Shore, got the responsibility of the making companies supreme in India. For this, Wellesley introduced the subsidiary alliance system, and we have also discussed about the terms and conditions of subsidiary alliance system. So first condition is the army trained by the East India Company government will be provided to the state that accept the system. Then second, in return the state accepting the system will provide for the army or give away provinces with equivalent income to the British.
Then third condition, without the permission of the company, the state will not wage war or sign treaty with other state. Then fourth point, there will be one English representative in the state assembly. And fifth point is other foreigners not to be employed in the state. So this is about terms and conditions of subsidiary alliance system. And we have also discussed about the states and rulers who accepted the subsidiary alliance system like Nizam of Gaikwad, Scindia, Bhosle, Holkar, these all rulers who accepted the subsidiary alliance system. Then Mysore and Awadh, these two states are were accepted the subsidiary alliance system. Then, as we discussed in the lecture, this system was like sweet poison. By implementing this system, Wellesley annexed many provinces and expanded the rule of East India Company. And as in the lecture, we have also discussed about Fourth Mysore War, and the result of Fourth Mysore War, Tipu lost his life while fighting against British. Then after Wellesley, Hastings came to India as a Governor General, and he waged a war with Nepal and made the Gurkhas to join the army. Then Hastings fought a battle with Pindaras and took control over them. With Third Maratha War, the supremacy of company was established. Then in this video, in the last, we have discussed about the Governor General like William Bentinck. So you must remember William Bentinck is known as Liberal Governor General. Then Bentinck believed that the dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous Governor Generals could not bring any unity. So he was very liberal in his deeds. सो बेंटिंग के बारे में हमने देखा था, काफी लिबरल था, काफी लिबरल पॉलिसी को अपनाया था. देन इन द लास्ट we have discussed about the tenure of Dalhousie. So Dalhousie came to India as the Governor General in 1848. He was a fierce imperialist. Dalhousie adopted the policy of annexion for the expansion of the company and British imperialism in India. So this is about the expansion of British rule in India. I hope you understood very well about this all the point. You must remember all the Governor General, all their policy. So now this is end of the video. Thank you everyone. Stay home, stay safe.